दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के वन लाइनर प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो आपके तैयारी के साथ साथ रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, ये श्रृंखला विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ परीक्षा, इनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा भाग। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। बिना अधिकार की स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन H.J. लास्की का है, जो कहते हैं कि प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्रदत्त यानी दिए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। बिना अधिकार के स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारक का मानना है कि संपत्ति का असमान वितरण क्रांति को जन्म देता है? तो प्राचीन यूनानी विचारक और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का कहना है कि संपत्ति का असमान वितरण क्रांति को जन्म देता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन है या परिभाषा, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं हैं। अधिकारों के संबंध में ये परिभाषा किस विचारक की है? तो उत्तर है दोस्तों T.H. ग्रीन। ये परिभाषा T.H. ग्रीन यानी थॉमस हिल ग्रीन की है, जो एक आदर्शवादी विचारक हैं। वो कहते हैं कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी का हिंदी अनुवाद है। स्वतंत्रता ये अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी अनुवाद है। और दोस्तों, लिबर्टी शब्द जो है ये लैटिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ क्या है? तो उत्तर है दोस्तों लिबर्टी जो है, लिबर्टी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, और लिबर का अर्थ मुक्तता या स्वतंत्रता की दशा होता है। तो याद रखिएगा, लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिबर्टी का उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता होता है, और लिबर का अर्थ होता है मुक्तता या स्वतंत्रता की दशा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म से रहित राजनीति मायाजाल है जो आत्मा का हनन करती है। धर्म रहित राजनीति की कोई सत्ता नहीं है, और राजनीति धर्म का साधन मात्र है। ये कथन किसका है? तो भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक और राजनीतिक दार्शनिक महात्मा गांधी का है, जो कहते हैं कि धर्म से रहित राजनीति मायाजाल है जो आत्मा का हनन करती है। धर्म रहित राजनीति की कोई सत्ता नहीं है, और राजनीति धर्म का साधन मात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उदारवाद की आलोचना करते हुए कौन सी विचारधारा ये मानती है कि उदारवाद पूंजीवाद का ही दूसरा नाम है? तो सही उत्तर है दोस्तों मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा उदारवाद की आलोचना करते हुए ये मानते हैं ये मार्क्सवादी विचारक कि उदारवाद जो है वो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का ही दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण देखिए नारा है, इसके बारे में आपको बताना है। एक राष्ट्र एक दल एक नेता, यानी वन नेशन वन पार्टी वन लीडर, ये नारा किस विचारधारा का है? तो सही उत्तर है एक राष्ट्र एक दल एक नेता। ये फांसीवादी विचारधारा का है। फांसीवादी विचारधारा जो है दोस्तों, ये एक प्रकार से तानाशाही या अधिनायकवाद का दूसरा रूप है। फांसीवाद के प्रवर्तक मुसोलिनी को माना जाता है, और फांसीवाद का एक अन्य रूप नाजीवाद के रूप में है, जिसका प्रवर्तक एडोल्फ हिटलर है। और फांसीवाद के अंतर्गत दोस्तों ये नारा दिया जाता है कि एक राष्ट्र एक दल और एक नेता। अगला प्रश्न है देखिए, आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म, आदर्शवाद को किस विचारक ने राज्य का रहस्यात्मक सिद्धांत कहा है? आपको बताना है कि आदर्शवाद को किस विचारक ने राज्य का रहस्यात्मक सिद्धांत कहा है। तो उत्तर है दोस्तों मैकाइवर प्रमुख राजनीतिक विचारक और समाज वैज्ञानिक यानी समाजशास्त्री हैं। ये आदर्शवाद को राज्य का रहस्यात्मक सिद्धांत कहते हैं।
अगला प्रश्न एक कथन है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी ही सभ्यता की उन्नत अवस्था होगी उतनी ही अधिक समाज के एक व्यक्ति की क्रियाएं दूसरों को प्रभावित करेंगी। तो याद रखिए, जितनी ही सभ्यता की उन्नत अवस्था होगी उतनी ही अधिक समाज के एक व्यक्ति की क्रियाएं दूसरों को प्रभावित करेंगी। ये कथन किसका है? तो प्रसिद्ध विचारक हक्सले का ये कथन है कि सभ्यता जितनी ही उन्नत अवस्था में होगी उतनी ही अधिक समाज के एक व्यक्ति की क्रियाएं दूसरों को प्रभावित करेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये कहना कि सब मनुष्य समान हैं ऐसे ही गलत है जैसे कि ये कहना कि पृथ्वी समतल है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों अर्जुन अप्पादुराय। अप्पादुराय का कथन है कि ये कहना कि सब मनुष्य समान हैं ऐसे ही गलत है जैसे कि ये कहना कि पृथ्वी समतल है। यानी अप्पादुराय का मानना है कि सभी मनुष्य समान होते हुए भी समान नहीं हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एनार्किज्म यानी अराजकतावाद से संबंधित है। अराजकतावाद मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य के अंत का समर्थन करता है। और आधुनिक काल में प्रथमतः किसके विचारों को अराजकतावादी कहा जाता है, आपको बताना है। तो दोस्तों अराजकतावादी एक ऐसी विचारधारा है कि जो राज्य को मनुष्य के स्वतंत्रता में और विकास में बाधक मानती है। अराजकतावादी राज्य को समाप्त करने की बात करते हैं। आपको बताना है कि आधुनिक काल में किसके यानी किस विचारक के विचारों को अराजकतावादी कहा जाता है? तो उत्तर है विलियम गाडविन। विलियम गाडविन को दोस्तों आधुनिक काल में प्रथम अराजकतावादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस विचारक ने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना है? तो दोस्तों प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था मैक्स वेबर ने माना है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर अत्यधिक शोध किया है। मैक्स वेबर की ख्याति अधिकारी तंत्र या नौकरशाही तंत्र, जिसको कि ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, उसके लिए है। और इन्होंने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेक ही सत्य है और सत्य ही विवेक है, ये कथन किस विचारक का है? तो उत्तर है हीगल। JFW हीगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। दोस्तों जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल जो हैं ये जर्मनी के आदर्शवादी विचारक हैं। वो विवेक को प्रधानता देते हैं, विवेक यानी विचार, आइडिया को प्रधानता देते हैं और कहते हैं कि विवेक ही सत्य है और सत्य ही विवेक है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए किस ग्रंथ में यानी किस पुस्तक में ये विचार दिया गया है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न तो वह अमीरों की संख्या बढ़ने दे और ना ही भिखमंगों की? तो उत्तर है दोस्तों रूसो। रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में ये विचार दिया गया है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न तो वह अमीरों की संख्या बढ़ने दे और ना भिखमंगों की। कहने का मतलब ये है कि जो इनइक्वलिटी यानी असमानता है वो बहुत ज़्यादा न हो, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा न हो, ऐसा ही समाज आदर्श समाज कहा जा सकता है। इसलिए रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये विचार दिया है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न तो वह अमीरों की संख्या बढ़ने दे और ना ही भिखमंगों की। अगला प्रश्न देखिए, संघ। संघ शब्द का उद्भव अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द से हुआ है। आप जानते हैं फेडरेशन का अर्थ संघ होता है। और फेडरेशन शब्द दोस्तों लैटिन भाषा के फोएडस शब्द से बना है। आपको बताना है कि लैटिन भाषा के ये जो फोएडस शब्द का अर्थ क्या है? तो उत्तर है दोस्तों फेडरेशन शब्द का जो मूल शब्द है लैटिन भाषा का फोएडस, उसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो सही उत्तर अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन शब्द जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फोएडस शब्द से हुई है, इसका अर्थ संधि या समझौता होता है। और आप जानते हैं कि एक संघ क्षेत्र में या संघ में कई राज्य, कई छोटे छोटे जो प्रदेश होते हैं वो आपस में संधि या समझौता करके एक संघ राज्य का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे उसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। ये कथन किसका है?
तो दोस्तों ये कथन C.D. बर्न्स का है, जो कहते हैं कि वर्तमान की जो प्रतिनिधि सभाएं हैं हमारी, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, विधानसभाएं, उनमें त्रुटियां हैं, लेकिन यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना मूर्खता होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संघ शासन का अर्थ ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। ये परिभाषा या ये विचार संघ शासन के बारे में किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ केसी व्हीयर का कथन है कि संघ शासन का अर्थ ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूहों के बारे में है। आप जानते हैं कि S.E. फाइनर दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा D.D. मैकीन इसको अदृश्य सरकार कहते हैं। आपको बताना है कि कौन विचारक दबाव समूहों को औपचारिक सरकार की संज्ञा देते हैं। तो सही उत्तर है सैलिन। दोस्तों सैलिन एक विचारक हैं जो दबाव समूहों को औपचारिक सरकार की संज्ञा देते हैं। याद रखिएगा, दबाव समूहों को अदृश्य सरकार की संज्ञा D.D. मैकीन ने दी है और अज्ञात साम्राज्य S.E. फाइनर ने कहा है, जबकि औपचारिक सरकार सैलिन ने इसको, दबाव समूहों को औपचारिक सरकार सैलिन का विचार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय का स्वरूप कैसा है। आप जानते हैं कि न्याय के संबंध में पहला विस्तृत विवरण प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में किया है, लेकिन उसका जो न्याय सिद्धांत है वो आज के न्याय के समान नहीं है। दोस्तों प्लेटो द्वारा प्रतिपादित जो न्याय का स्वरूप है वो नैतिक है। प्लेटो मनुष्य के कर्तव्यों पर आधारित, कार्य विशेषीकरण पर आधारित अपने न्याय सिद्धांत की बात करता है, और आजकल के जो नैतिक नियम हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत उनसे अधिक नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाद या उदारवाद राज्य को एक भौतिक संस्था मानता है, जबकि कौन सी विचारधारा राज्य को आध्यात्मिक और नैतिक संस्था मानती है? आपको बताना है। तो दोस्तों व्यक्तिवाद या उदारवाद राज्य को भौतिक संस्था मानता है और मानता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने किया है, लेकिन आदर्शवाद जो विचारधारा है वो राज्य को आध्यात्मिक और नैतिक संस्था मानती है। आदर्शवाद मानता है कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है, यानी व्यक्ति राज्य के अंतर्गत अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है और राज्य व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। तो आप समझ गए होंगे कि राज्य को आध्यात्मिक और नैतिक संस्था मानने वाली विचारधारा आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है ऑटो वान गियर के। दोस्तों ऑटो वान गियर के और एक विचारक हैं मैट लैंड। इन लोगों को देखिए संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन हैं? तो लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में मिचेल्स, मोस्का, पैरेटो, सी राइट मिल्स। देखिए पैरेटो, मोस्का, मिचेल्स, सी राइट मिल्स और सुम्पीटर, ये जो है लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विचारकों के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विचारक पैरेटो, रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, सी राइट मिल्स और सुम्पेटर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर उपयोगितावादी विचारक बेंथम का सर्वाधिक प्रभाव था? तो सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बेंथम से कहा था कि आप गवर्नर जनरल बनकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक पर बेंथम के विचारों का सर्वाधिक प्रभाव था। तो याद रखिएगा, उपयोगितावादी विचारक बेंथम का सर्वाधिक प्रभाव लॉर्ड विलियम बेंटिक पर पड़ा था, जो भारत का गवर्नर जनरल रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। कोई समाज चाहे कितना ही समृद्ध और उन्नत क्यों न हो जाए, परंतु अन्यायपूर्ण समाज विशेष रूप से निंदनीय होता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जॉन रॉल्स का है।
जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी पुस्तक का नाम है ए थियरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने कहा है कि न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है और कोई समाज चाहे कितना ही समृद्ध और उन्नत क्यों न हो, लेकिन अन्यायपूर्ण समाज विशेष रूप से निंदनीय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी सिद्धांत कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बहुलवाद यानी प्लूरलिज्म। दोस्तों ऑस्टिन द्वारा जो प्रतिपादित एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत है, उसमें वो मानता है कि एक निश्चित मानवश्रेष्ठ जो किसी की आज्ञा का पालन करने का आदी न हो और जिसकी आज्ञाओं का पालन समाज के बहुत लोग करते हों, वो व्यक्ति संप्रभु होता है और उसका आदेश ही कानून होता है। लेकिन बहुलवादी विचारक जो है या बहुलवादी विचारधारा इसी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई और बहुलवाद मानता है कि सत्ता के कई केंद्र होते हैं और सत्ता विभाजित होती है, जबकि संप्रभुता में सत्ता को एकल माना जाता है और उसे अहस्तांतरणीय माना जाता है, अविभाज्य माना जाता है। लेकिन बहुलवाद इसी धारणा के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी सिद्धांत बहुलवाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जीन बोदा की है, जो कहते हैं कि प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिए, विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता डायसी ने अपनी किस कृति में विधि के शासन का विचार दिया है? तो उत्तर है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायसी का विचार है और डायसी ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार दिया है। तो दोस्तों, ये था राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा भाग, और ये श्रृंखला आपके लिए कितना लाभदायक हो रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हम किस प्रकार के प्रश्नों को और शामिल करें जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है, आपकी तैयारी में लाभकारी हो सकता है, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दोस्त हमारे जो हैं ये नोट्स जो है इसके पीडीएफ के लिए कह रहे हैं। तो पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और ये सारे पीडीएफ जो हैं आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहीं पे ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।